नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईक्यू जुडिशरी। माय नेम इज चांद कुबा। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश की जुडिशरी को सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारे देश के तीनों लेवल्स ऑफ जुडिशरी, जिसमें सबसे टॉप पे सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट्स और फिर उसके बाद लोअर कोर्ट्स आ जाते हैं, ये सभी के सभी एक ही हायरार्की और एक ही सूत्र में बंधे हुए हैं। इसका मतलब ये भी है कि जो हायर कोर्ट्स होते हैं उनके डिसीजंस लोअर कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सभी डिसीजंस लोअर कोर्ट्स यानी कि हाई कोर्ट्स और लोअर जुडिशरी के ऊपर बाइंडिंग होंगे। इसी तरह से एक स्टेट के हाई कोर्ट के डिसीजंस उस स्टेट की लोअर जुडिशरी के ऊपर बाइंडिंग होते हैं। इसका मतलब ये भी है कि जितने भी मामले होते हैं वो लोएस्ट कोर्ट से शुरू होकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकते हैं बाय द मीडियम ऑफ अपील्स। आज के अपने इस सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे हाई कोर्ट्स के बारे में। हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बाद जो हाई कोर्ट्स के सेकंड नंबर की जो जुडिशियल लेवल आता है उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस सेशन से दोस्तों। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी स्टेट जुडिशियल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आज का आपके पास एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आज आप हमारे किसी भी स्टेट जुडिशियल एग्जामिनेशन के कोर्स को सब्सक्राइब करेंगे या उसे जाकर एनरोल करेंगे उसके लिए, तो आपको एक डिस्काउंटेड प्राइस पे एनरोल करने का चांस मिल रहा है। आपको करना क्या है, चांद JUD का कोड इस्तेमाल करना है और किसी भी स्टेट जुडिशियल एग्जामिनेशन के स्मार्ट कोर्स को एनरोल करने पर आपको 19,999 रुपीज़ के डिस्काउंटेड प्राइस पे एनरोल करने का बेसिकली चांस मिल रहा है। आज दिवाली सेल का आखिरी दिन है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं जुडिशरी की। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारे देश की जुडिशरी सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, उसका क्या मतलब है मैंने आपके साथ डिस्कस किया। नाउ अब बात करते हैं कि हाई कोर्ट्स जो हैं वो बेसिकली एक स्टेट में टॉप मोस्ट जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट को यहाँ पे ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कि एक स्टेट में जो सबसे हाईएस्ट कोर्ट होता है वो वहाँ का हाई कोर्ट होता है। ऐसे में हमें ये भी देखने को मिलता है कि हाई कोर्ट्स का ये जो इंस्टीट्यूशन है ये 1862 से शुरुआत होती है। सबसे पहले 1862 में 3 हाई कोर्ट्स बनाए गए थे, जिसमें कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास के तीनों हाई कोर्ट्स बनाए गए। उसके बाद 1866 में चौथा हाई कोर्ट स्टैब्लिश किया जाता है एट इलाहाबाद। हाई कोर्ट की अगर प्रोविजंस की बात करें तो वो हमें देखने को मिलता है कि पार्ट 6 चैप्टर 5 में दी गई हैं, जिसमें हेडिंग है द हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स। नाउ हाई कोर्ट्स के जो आर्टिकल्स हैं वो होते हैं आर्टिकल 214 से लेकर आर्टिकल 231 तक, सभी प्रावधान इसमें कवर किए गए हैं। हाई कोर्ट के जो 214 में कहा गया है, 214 में क्या कहा गया है चलिए देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट फॉर स्टेट कहा गया दैट देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, यानी कि हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होगा। 1956 में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसमें यह कहा गया कि एक से अधिक स्टेट्स को मिलाकर एक कॉमन हाई कोर्ट भी बनाया जा सकता है। इसी तरह से एक या एक से अधिक स्टेट प्लस एक या एक से अधिक यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर भी एक कॉमन हाई कोर्ट बनाया जा सकता है, जिसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की फॉर्म में, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ UT के लिए एक ही हाई कोर्ट बनाया गया है। सो शेयर्ड हाई कोर्ट्स का जो कंसेप्ट है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर हम हाई कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो हाई कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन होती है इट इज को टर्मिनस विद द टेरिटरी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट जिसके लिए उस हाई कोर्ट को बनाया गया है, या फिर दैट पर्टिकुलर UT जिसके लिए वो हाई कोर्ट बनाया गया है। चलिए नाउ टोटल हाई कोर्ट्स की अगर हम बात करें तो एज ऑफ नाउ आज की डेट में हमारी कंट्री में लगभग 25 हाई कोर्ट्स यहाँ पे टोटल हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम स्टेट्स की बात करें तो लगभग 3 ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जो कि शेयर्ड हाई कोर्ट्स यहाँ पर लेकर चलते हैं। और अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो 8 में से दिल्ली इकलौती ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसका खुद का एक हाई कोर्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की तो ये दोनों UTs का एक शेयर्ड हाई कोर्ट हमें देखने को मिलता है। चलिए हाई कोर्ट के बारे में 215 में क्या कहा गया है, कहा गया दैट हाई कोर्ट्स टू बी कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड। आर्टिकल 215 में कहा गया दैट हाई कोर्ट्स विल बी कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड। अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का क्या मतलब होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बनाने का मतलब यह है कि हाई कोर्ट के जो भी डिसीजंस होंगे उनको एज एन एविडेंस यूज किया जाएगा फॉर लोअर कोर्ट्स, यानी कि उनके जो डिसीजंस होंगे वो बाध्य होंगे लोअर कोर्ट्स के ऊपर। साथ ही में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब ये भी है कि अगर हाई कोर्ट के ऑर्डर की अवमानना की जाती है तो यहां पर हाई कोर्ट के पास पावर है कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने का। सो क्या कहा गया चलिए देखते हैं। इसमें कहा गया दैट एवरी हाई कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शैल हैव द पावर टू पनिश पावर ऑफ सच अ कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ।
सो ये दो पावर बेसिकली एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में होती है, यानी कि पहली तो ये कि उसके डिसीजंस लोअर कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग होते हैं और एक एविडेंस के रूप में उसे यूज किया जाता है उस डिसीजन को, और दूसरा कि अगर उस हाई कोर्ट के डिसीजंस को फॉलो नहीं किया गया, कंटेम्प्ट होता है, तो बेसिकली हाई कोर्ट के पास खुद के पास ये पावर है कि हाई कोर्ट कंटेम्प्ट के लिए किसी भी व्यक्ति या इंस्टीट्यूशन को पनिश कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं 216 की। आर्टिकल 216 क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट्स। सो बेसिकली इसमें सारी कॉम्पोजिशन बताई गई है। इसमें कहा गया है कि ईच हाई कोर्ट शेल कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड सच अदर जजेस एज द प्रेसिडेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम डीम इट नेसेसरी टू अपॉइंट। सो बेसिकली यहां पर हर हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस का होना जरूरी है, उसके साथ साथ सच अदर जजेस एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि वो टाइम टू टाइम ये देखते हैं कि एक हाई कोर्ट में कितने जजेस की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से सैंक्शन स्ट्रेंथ बनाई जाती है और अपॉइंट किया जाता है। साथ ही में यहां पर मैं आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि एक हाई कोर्ट की टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी। ये डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट है कि वो कितने जजेस को एक हाई कोर्ट में रखते हैं। अकॉर्डिंगली यहां पर हमें देखने को मिलता है कि वर्कलोड और कितना ज्यादा वहां की पॉपुलेशन है, इन सभी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि एक हाई कोर्ट में कितने जजेस को अपॉइंट किया जाएगा। फिर आता है जी आर्टिकल 217 विच टॉक्स अबाउट द अपॉइंटमेंट एंड द कंडीशंस ऑफ द ऑफिस ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ये पहले भी मैं आपके साथ ये आर्टिकल डिस्कस कर चुका हूं। आर्टिकल 217 में बताया गया है कि अपॉइंट जो जजेस ऑफ हाई कोर्ट होंगे उन्हें अपॉइंट करने की पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न। सो बेसिकली एक जो हाई कोर्ट है उनके चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद से यहां पर अपना डिसीजन नहीं लेते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कंसल्ट करना होता है कोलिजियम से बेसिकली, एंड कोलिजियम जो अपनी राय देता है प्रेसिडेंट उसके ऊपर अपनी मोहर लगाते हैं। साथ ही में प्रेसिडेंट को गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट से भी डिस्कस करना होता है जिसमें चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जा रहा है ना। अगर हम बात करें चीफ जस्टिस के अलावा बाकी सभी जजेस की, तो जो बाकी के सभी जजेस होते हैं हाई कोर्ट्स के, उनके केस में हमें देखने को मिलता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ना केवल कॉलेजियम ऑफ सुप्रीम कोर्ट की यहां पे राय लेनी होती है, बल्कि गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट की भी राय लेनी होती है, और साथ ही में कॉलेजियम ऑफ हाई कोर्ट की भी राय लेनी होती है। सो लेट्स एज्यूम कि अगर हमने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यहाँ पे कॉलेजियम ऑफ सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर ऑफ स्टेट पर्टिकुलर स्टेट, एंड उसके साथ साथ वहां का जो हाई कोर्ट है उसका जो कॉलेजियम है उसकी भी राय लेनी होगी। सो यहां पर मैंने लिखा भी है दैट द चीफ जस्टिस ऑफ फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट इज आल्सो कंसल्टेड। इन द केस ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 or more states, the governor of all the states of the concerned states are also consulted by the president। रिटायरमेंट एज ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट की अगर हम बात करें, तो एक रिटायरमेंट एज जो हाई कोर्ट जजेस होती है वो है 62 ईयर्स, यानी कि एक हाई कोर्ट जज को मैक्सिमम 62 ईयर्स तक की एज के लिए ही हाई कोर्ट में अपनी सेवाएं देने का अवसर मिलता है। इसके अलावा अगर एक जज चाहे तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिटर्न में रेजिग्नेशन लिखकर और अपने आप को वहां से हटा सकते हैं। सो बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस। सो ये भी एक तरीका है कि एक जज ऑफ हाई कोर्ट अपने आप को वहां से रिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक जज ऑफ हाई कोर्ट जो है उन्हें प्रेसिडेंट रिमूव भी कर सकते हैं इन दी सिमिलर मैनर जिस तरह से एक सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। सो आर्टिकल 124 क्लॉज 4 यहां पर हमें देखना होता है इसके लिए कि किस तरह से एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को इम्पीच किया जाता है, बेसिकली हटाया जाता है। उसी तरह से एक हाई कोर्ट के जज को भी हटाया जा सकता है, उन्हीं ग्राउंड्स पे हटाया जा सकता है। इसके साथ साथ हमें यह भी देखने को मिलता है कि अगर एक हाई कोर्ट के जज को किसी दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए या फिर उस हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करके भेज दिया जाए, तो उस कंडीशन में भी उस हाई कोर्ट के जो जज की सीट होती है वो अपने आप वेकेंट हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं अगली प्रोविजन की, वो है क्वालिफिकेशन टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ हाई कोर्ट। सो इसके लिए हमें देखना होता है आर्टिकल 217 क्लॉज 2 जिसमें हमें बताई गई हैं क्वालिफिकेशंस। इसमें कहा गया है कि अगर एक व्यक्ति को हाई कोर्ट का जज के रूप में अपॉइंट करना है तो सबसे पहली जो क्वालिफिकेशन है दैट ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ एडिशनल जो क्वालिफिकेशन चाहिए होती हैं उनमें दो हमें यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला ये कि एटलीस्ट फॉर 10 ईयर्स वो व्यक्ति जिन्हें हम हाई कोर्ट के जज के रूप में अपॉइंट करना चाहते हैं, फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स ही हैज हेल्ड जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि कहीं पे भी कोई भी जुडिशियल ऑफिस किसी भी जुडिशियल पोस्ट पे वो रहे होने चाहिए।
दूसरा होता है कि फॉर एटलीस्ट 10 years हैज बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और ऑफ 2 or more सच कोर्ट्स इन सक्सेशन। सो सिटीजन ऑफ इंडिया होने के साथ साथ वो हाई कोर्ट के वकील हों, एक या एक से अधिक हाई कोर्ट के वकील हों फॉर एटलीस्ट 10 years। ये भी एक प्रावधान है या ये भी एक कंडीशन है, अगर ये भी फुलफिल होती है तो उन्हें एलिजिबल माना जाएगा हाई कोर्ट के जजेस के रूप में। ना सबसे पहले यहां पर एक और चीज यहां पे जाननी जरूरी है दोस्तों, वो ये कि हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करने के लिए कोई मिनिमम एज प्रिस्क्राइब नहीं है। मैक्सिमम हमने देखा कि रिटायरमेंट एज होती है 62, बट मिनिमम एज यहां पे कोई प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। साथ ही में हमें यह भी जानना चाहिए कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के केस में हम देखते हैं कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि कोई व्यक्ति डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है तो उसे भी प्रेसिडेंट वहां पर अपॉइंट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में, बट हाई कोर्ट के केस में ऐसा नहीं है। यानी कि हाई कोर्ट के केस में ये एक क्वालिफिकेशन नहीं मानी जाएगी कि अगर कोई व्यक्ति डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है उसे यहां पर जज ऑफ हाई कोर्ट के रूप में अपॉइंट नहीं किया जा सकता। चलिए अब बात करते हैं ओथ एंड अफर्मेशन बाय द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। आर्टिकल 219 में यह प्रावधान दिया गया है। इसमें कहा गया है कि एवरी पर्सन अपॉइंटेड टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट शेल before he enters upon his office make and subscribe before the governor of the state or some person appointed in that behalf by him an oath or affirmation according to the form set out in 3rd schedule। now please understand one thing कि यहां पर हर हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वो उनको शपथ दिलवाने का काम करते हैं गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। अगर गवर्नर चाहें तो वो खुद की बजाय किसी और व्यक्ति को भी ये पावर डेलीगेट कर सकते हैं और वो व्यक्ति उस जज को अपॉइंट करने के लिए जो शपथ दिलवाने का काम है वो करेंगे। सबसे पहले होता है ये बेसिकली यहाँ पर रिक्वायरमेंट जो है ये ऑफिस में एंटर करने से पहले ही शपथ लेनी होती है। नाउ अगर एक हाई कोर्ट के जज की शपथ की बात करें तो उन्हें बेसिकली शपथ किस चीज की दिलाई जाती है वो भी हमें यहाँ पे जानना जरूरी है। सबसे पहला जो पॉइंट होता है दैट इज टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रति निष्ठा एलिजियंस होना जरूरी है, इस चीज की शपथ लेते हैं। टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। तीसरा होता है टू duly and faithfully and to the best of the ability, knowledge and judgment perform the duties of the office without fear or favor, affection or ill will। and fourth point is to uphold the constitution and the laws of India। so ये चारों points जो हैं यहाँ पर basically उन्हें यहाँ पे cover करने होते हैं अपनी oath में। फिर आता है restriction on the practice after being permanent judge of high court। यानी कि अगर एक व्यक्ति को ऑलरेडी परमानेंट जज ऑफ हाई कोर्ट बना दिया गया, उसके बाद या तो वो रिजाइन कर देते हैं या फिर वो लेट्स से रिटायर हो जाते हैं, तो उसके बाद वो कहाँ कहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं एज एन एडवोकेट, वो यहाँ पे आर्टिकल 220 में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट whoever has held the office of permanent judge of high court can practice only in other high courts except that high court where he was acting as a judge or where he was a permanent judge of high court। इसके साथ साथ वो सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो दो यहाँ पर पॉइंट्स उन्हें मिल जाते हैं। पहला तो ये कि अगर कोई व्यक्ति लेट्स अज्यूम कि वो राजस्थान हाई कोर्ट का जज है तो वो राजस्थान को छोड़कर राजस्थान के अलावा सभी स्टेट्स में एज अ एडवोकेट प्रैक्टिस कर सकता है किसी भी हाई कोर्ट में। दूसरा, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, सैलरीज एक्सेट्रा ऑफ जजेस। सो आर्टिकल 221 जो है वो सैलरीज के बारे में बात करता है, जजेस की सैलरी के बारे में। क्या कहा गया है? कहता है जी देयर शैल बी पेड टू द जजेस ऑफ ईच हाई कोर्ट सच सैलरीज एज मे बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ एंड अंटिल द प्रोविजन इन दिस बिहाफ इज परफॉर्म्ड और इज मेड। उस समय तक सेकंड शेड्यूल में जो भी सैलरीज दी गई हैं वो पे की जाएंगी। सो आज की डेट में डेफिनेटली एक कानून बनाया जा चुका है, उस कानून में पार्लियामेंट ने लिखा हुआ है कि कितनी सैलरीज देनी है इन जजेस को। एक चीज और हमें यहां पर देखनी चाहिए दोस्तों, वो ये कि एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आ जाता है वो ये कि एक जज को जिस सैलरी पे अपॉइंट किया जा रहा है, लेट्स से आज कहा गया कि आपकी सैलरी 2.25 लाख रुपीस पर मंथ है, तो जब तक वो जज उस पोजीशन पे बने हुए हैं उनके अगेंस्ट उनकी सैलरी स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता। उनको शुरुआत में जो फैसिलिटीज दे दी गई उनके अगेंस्ट उस जो भी फैसिलिटीज हैं उन्हें कम नहीं किया जा सकता। ये भी यहाँ पर जरूरी हमें देखने को मिलता है। 2018 के अगर हम अमेंडमेंट की बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की सैलरी को 90,000 रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख रुपए पर मंथ कर दिया गया है। और इसी तरह से जजेस ऑफ हाई कोर्ट, अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो सैलरी को बढ़ाकर 80,000 रुपीज से 2.25 लाख रुपीज पर मंथ कर दिया गया है।
इसके साथ साथ उन्हें और भी कई सारे अलाउंसेस वगैरह देखने को मिलते हैं, जैसे कि उन्हें फ्री अकोमोडेशन, अदर फैसिलिटीज जैसे कि मेडिकल, कार, टेलीफोन एक्सेट्रा उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। ट्रांसफर ऑफ अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। अब यहां पर आर्टिकल 222 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उसमें बताया गया है कि किस तरह से कौन एक जज को ट्रांसफर कर सकता है फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। सो यहां पर हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर दी गई है कि वो एक हाई कोर्ट के जज को वहां से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं, बट उन्हें यहां पर कंसल्ट करना होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नाउ जब भी एक हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफर किया जाता है तो ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इन एडिशन टू हिज सैलरी, बाकी के सारे जो कंपनसेटरी अलाउंसेस होते हैं वो भी उन्हें दिए जाते हैं, विच आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। साथ ही में हमें यहां पर 1977 का सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग देखने को मिलती है, जहां पर यह कहा गया था कि द transfer of a high court judge could be resorted to only as an exceptional measure and only in public interest, not in a way of punishment. So punishment के तौर पर एक हाई कोर्ट के जज को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, ओनली पब्लिक इंटरेस्ट में एक्सेप्शनल मेजर के रूप में आप इसे यहां पर देखकर चलते हैं। साथ ही में 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जुडिशियल रिव्यू इज नेसेसरी टू चेक द आर्बिट्रेरीनेस इन द ट्रांसफर ऑफ जजेस। सो अगर एक जज को ट्रांसफर किया जा रहा है, हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफर किया जा रहा है, तो उस केस में उस ट्रांसफर को चैलेंज भी किया जा सकता है। लेकिन चैलेंज कौन करेगा? चैलेंज वही जज करेंगे जिनको ट्रांसफर किया जा सकता है, कोई थर्ड पार्टी आके उस ट्रांसफर को चैलेंज नहीं कर सकती। इसके साथ साथ हमें यह भी देखने को मिलता है कि थर्ड जजेस केस जो आया था 1998 का, वो हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड कंसल्ट इन एडिशन टू द 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, and the chief justice of the particular high court along with the 2 other judges of the high court before transferring the judge. So basically इसमें कहा गया है कि अगर एक जज को, हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफर किया जा रहा है तो यहाँ पे प्रेसिडेंट डेफिनेटली ट्रांसफर करने वाले हैं, बट प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना होता है किससे? प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की खुद की राय यहाँ पर नहीं होगी, कोलिजियम की राय होगी। सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पर मदद लेंगे, बाकी के जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनकी भी। इसके साथ साथ जो हाई कोर्ट से जिस जज को ट्रांसफर किया जा रहा है वहां के चीफ जस्टिस की, प्लस वहां के 2 सीनियर मोस्ट जजेस की भी राय लेनी चाहिए इन केस जब प्रेसिडेंट को ट्रांसफर किया जाता है ना। साथ ही में यहां पर हमें देखने को मिलता है कि किन किन हाई कोर्ट के जजेस की राय लेनी होती है। वन फ्रॉम विच द जज इज बीइंग ट्रांसफर्ड एंड द अदर रिसीविंग इन। सो दोनों ही हाई कोर्ट्स के जजेस की यहां पर राय लेनी होती है, चाहे जहां से ट्रांसफर किया जा रहा है और जहां पर ट्रांसफर किया जा रहा है, दोनों ही हाई कोर्ट के जजेस की राय लेनी होती है। सोल ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द कंसल्टेशन प्रोसेस। जैसे कि हम थर्ड जजेस केस को ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, वहां पे हम देख चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अगर राय दे दी कि प्रेसिडेंट को कि इस जज को ट्रांसफर कर दीजिए, वो एक सही प्रोसीजर नहीं होगा। कोलिजियम का मतलब ही यहाँ पे ये है, जो एमओपी यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश किया गया था थर्ड जजेस केस में, उसमें कहा गया था कि प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस की यहां पर राय लेनी होगी ना। सो ये आज का हमने यहां पर अभी तक का टॉपिक कवर किया, जिसमें हम यहां पर आर्टिकल 222 तक ही रुकेंगे। कल का जो हमारा सेशन होगा, अगला जो सेशन होगा दोस्तों, उसमें हम आगे के जो प्रावधान है वो कवर करेंगे हाई कोर्ट के जजेस से जुड़े हुए, जहां पर हम एक्टिंग जजेस की बात करेंगे और बाकी के सारे प्रावधान देखेंगे, रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स वगैरह देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आएगा। अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे दोस्तों। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।